Renegade Immortal, Chapter 598. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। ये ख्याल वैंगलिन जैसा ही था। इसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही वैंगलिन हवा में तैरा, 5 बूढ़े आदमी मुकम्मल तौर पर दंग रह गए। उन्होंने वैंगलिन के पीछे मौजूद साई को देखा और बहुत एहतराम वाले तासुरात दिखाए। ये वाकई एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर नमूदार हुए हैं। क्या ये शख्स वो ही हो सकता है जिसे एंसेस्टर इतने अरसे से ढूंढ रहे थे? उन पांचों ने एक दूसरे को देखा। इस लम्हे सुर्ख बादल पागलों की तरह नीचे उतरना शुरू हुआ। ये अब इंचों में हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि दर्जनों फीट में। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट। पलक झपकने में इसने 100 फीट नीचे दबा दिया। गरजदार आवाजों की सिलसिले के साथ न सिर्फ पूरा स्काई डीमन सिटी गिर गया, बल्कि ये अब जमीन में गहरा धंस गया। ऊपर से देखने पर स्काई डीमन सिटी का अब कोई वजूद नहीं था। धूल भी नहीं उड़ सकती थी, क्योंकि इसे सीधा जमीन में दबाया जा रहा था। जहां स्काई डीमन सिटी था, वहां एक विशाल गड्ढा नमूदार हुआ। ये यहीं खत्म नहीं हुआ। गड्ढे से लातादाद दरारें फैल गईं। जमीन के टूटने की आवाजों के बाद गड्ढे की गहराई में इजाफा होता गया। सुर्ख बादल और हेवंस माइट का उतरना अभी खत्म नहीं हुआ था। सुर्ख बादल के 100 फीट नीचे उतरने के बाद ये नहीं रुका और नीचे उतरता रहा। दूर से सुर्ख बादलों का ये ढेर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त आसमान से गिर सकता हो। जैसे जैसे सुर्ख बादल नीचे उतरता रहा, आसमान में गरज की लहरें गूंज उठीं। ये खौफनाक आवाज दुनिया भर में गूंजी। जमीन पर दरारें पागलों की तरह फैल गईं। टूटने की आवाजों के बाद 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर के अंदर जमीन टुकड़ों में बिखर गई। टूटी हुई जमीन दबाव से फौरन धूल में कुचल गई। पुर रौनक स्काई डीमन सिटी अब वहां नहीं था। वैंगलिन हवा में तैरा और हेवंस माइट का दबाव का मरकज था। उसका जिस्म बेहरकत रहा, जैसे वो सो गया हो। ठीक इसी लम्हे ऐसा लगा जैसे वैंगलिन अपनी नींद से जाग गया हो। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे मौजूद एंशिएंट डीमन ने भी अपनी डिमोनिक आंखें खोल दीं। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे कोई पुरइसरार कुव्वत उसके जिस्म को कंट्रोल कर रही हो। उसने आहिस्ता से अपना दायां हाथ उठाया और सुर्ख बादलों पर दबाया। उसके पीछे मौजूद एंशिएंट डीमन ने भी अपना विशाल दायां हाथ उठाया और आसमान की तरफ दबाया। अगर आप गौर से देखें तो वैंगलिन पहले नहीं हिला था, बल्कि एंशिएंट डीमन ने पहले अपना दायां हाथ उठाया था। दाओ की तबाही। एंशिएंट डीमन और वैंगलिन दोनों ने अपने मुंह खोले, लेकिन आवाज वैंगलिन के मुंह से आई। अगरचे वो 2 अल्फाज हल्के थे, लेकिन जिस लम्हे वो कहे गए, वैंगलिन और एंशिएंट डीमन से एक वहशी डिमोनिक एनर्जी फूट पड़ी। उसी वक्त वैंगलिन का जिस्म आसमान में सुर्ख बादल की तरफ तेज तलवार की तरह बढ़ा। उसके पीछे एंशिएंट डीमन ने भी यही किया। सुर्ख बादल से गरज आसमानों की गुस्से भरी दहाड़ की तरह थी। सुर्ख बादल नीचे उतरता रहा और वैंगलिन और सुर्ख बादल के दरमियान फासला कम से कम होता गया। एक हाथ, बादल टूट गए। जब एंशिएंट डीमन का हाथ और वैंगलिन का हाथ सुर्ख बादल पर उतरा, तो अचानक हवा का एक ताकतवर झोंका नमूदार हुआ। सुर्ख बादल गुस्से भरी लहरों की तरह था जब उसकी गुस्से भरी दहाड़ आसमान में गूंजी। वैंगलिन का जिस्म अचानक आसमान से नीचे उतरा, यहाँ तक कि वो जमीन पर गिरा। जिस लम्हे वो गिरा, एक विशाल लहर भेजी गई और टूटी हुई जमीन के 5000 किलोमीटर फैलकर 50,000 किलोमीटर तक पहुंच गए। 50,000 किलोमीटर के अंदर जमीन टूट गई। वैंगलिन के पीछे एंशिएंट डीमन भी उस लम्हे जमीन पर गिरा जब वैंगलिन गिरा, ताहम उसका जिस्म थोड़ा धुंधला हो गया था। हेवंस माइट नाकाबिले वापसी की, और एंशिएंट डीमंस आसमानों की बगावत करके कल्टिवेशन करने वाली दूसरी किस्म की मखलूक थी। उन्होंने लातादाद बार डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सामना किया था, और उनके जिस्म एक पल में ठीक हो गए। सुर्ख बादल आसमान से गायब हो चुका था, लेकिन जिस लम्हे ये गायब हुआ, सुर्ख रोशनी की एक लकीर जो 100 फीट लंबी थी, अचानक आसमान से नाजिल हुई। ये सुर्ख रोशनी पहले वाली डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये उस लेवल पर भी नहीं थी। ताहम सुर्ख रोशनी का हदफ वैंगलिन नहीं था, बल्कि उसके पीछे एंशिएंट डीमन का साया था। एंशिएंट डीमन और वैंगलिन दोनों ने अपने सर उठाए, और एंशिएंट डीमन की आंखों से अचानक डिमोनिक लाइट फूट पड़ी। स्कारलेट हेवनली लाइट। काफी अरसा हो गया है जब मैंने इसके जायके का लुत्फ उठाया था। जिस लम्हे सुर्ख रोशनी नाजिल हुई, एंशिएंट डीमन हवा में कूद गया और सुर्ख रोशनी को निगल लिया। सुर्ख रोशनी एंशिएंट डीमन के जिस्म में दाखिल हुई और उसे फटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने तेजी से खुद को दोबारा बना लिया। टूटना, दोबारा बनना, टूटना, फिर दोबारा बनना, टूटना और फिर दोबारा बनना। सिर्फ एक मुख्तसर सांस के वक्त में एंशिएंट डीमन 10,000 बार टूटा और 10,000 बार दोबारा बना।
एंशिएंट डीमन के विशाल जिस्म को हवा में तैरने से वापस जमीन पर आने पर मजबूर किया गया। फिर एक विशाल गोल शॉक वेव उसे मरकज मानते हुए फैलना शुरू हुई। शॉक वेव 100 फीट से ज्यादा ऊंची थी और जमीन को साफ करती हुई विशाल लहर की तरह फैली। एक पल में ये 5 किलोमीटर फैल गई और अभी भी जारी थी। गरजदार आवाजों का सिलसिला जमीन पर गूंजा जब 5 किलोमीटर के अंदर जमीन एक बार फिर टूट गई, जिससे 10 गुना बड़ी शॉकवेव पैदा हुई। इस लम्हे 50 किलोमीटर के अंदर हर चीज उलट गई और खंडरात में बदल गई। सुर्ख बादल आसमान से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और वापस नॉर्मल हो गया। एंशिएंट डीमन ने डकार ली, फिर उसकी आंखों ने थकावट जाहिर की जब वो सब्ज धुएं में बदल गया और गायब हो गया। 3 महीने में मुझसे ड्रैगन लेक पर मिलना। एंशिएंट डीमन की आवाज वैंगलिन के कानों में नहीं भेजी गई, बल्कि हर किसी तक फैल गई। जब एंशिएंट डीमन गायब हुआ, वैंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो भी गायब हो गया। जैसे ही नर्म हवा चली, 5 बूढ़े आदमी खंडरात से बाहर निकले और एक दूसरे को देखा। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, ये मनहूस डिवाइन रेट्रिब्यूशन। युंदुन, छोटे कमीने, इधर आओ। युंदुन, अपनी तशरीफ इधर लाओ। अगर तुम 3 सांसों के वक्त में नमूदार नहीं हुए तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ड्रैगन लेक के अंदर फेंक देगा और तुम्हें वहां 100 साल के लिए सील कर देगा। जब इस बूढ़े आदमी ने चिल्लाना शुरू किया तो वो सब अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, गरजदार दहाड़ें छोड़ते हुए। एक साया तेजी से खंडरात से बाहर निकला। जब उस साये ने बूढ़े आदमियों का चिल्लाना सुना तो उसने कड़वाहट भरी मुस्कुराहट दी और फिर गायब हो गया और शाही शहर के स्क्वायर पर दोबारा नमूदार हुआ। आदमी ने तेजी से कहा, पोता युंदुन 5 दादा एंसेस्टर्स को सलाम करता है। ये वही नौजवान था जिसने वैंगलिन के साथ सारी रात शराब पी थी। कमीने, स्काई डीमन सिटी अब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें इस जगह को इसकी असली हालत में बहाल करने के लिए 3 महीने का वक्त देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ड्रैगन लेक में फेंक दूंगा और तुम्हें वहां 100 साल के लिए सील कर दूंगा। 200 साल, 500 साल, 1000 साल। आखिरी बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से स्नॉट की। इसे उम्र कैद कर दो। नौजवान का जिस्म लर्जा, फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और सर हिलाया। 5 एंसेस्टर्स मुतमईन रह सकते हैं। आपका पोता यकीनन 3 महीने में एंशिएंट डीमन सिटी बहाल कर देगा। जाओ उस शख्स को ढूंढो जिसे एंसेस्टर ने चुना है और उसे 3 महीने में ड्रैगन लेक ले आओ। 5 बूढ़े आदमियों के बोलना खत्म करने के बाद उन्होंने खंडरात को देखा और फिर गायब हो गए। जब वैंगलिन दोबारा नमूदार हुआ तो वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उसने फौरन अपना डिवाइन सेंस फैलाया और फिर एक गहरी सांस ली, अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक टोकन निकाला। ये टोकन उस पुरस्रार केव में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता था। इस चीज के साथ वो किसी भी वक्त केव में दाखिल हो सकता था। वैंगलिन ने टोकन में छोड़ी गई मालूमात के मुताबिक निशानात बनाए। फिर टोकन ने एक सफेद रोशनी छोड़ी जिसने वैंगलिन वो घेर लिया और फिर वो गायब हो गया। वो एक बार फिर उन प्लेटफॉर्म्स पर वापस आ गया जो रिवर ड्रैगन से जुड़े हुए थे। जैसे ही वो नमूदार हुआ, वो केव की तरफ भागा। डिवाइन रेट्रिब्यूशन खत्म होने के बाद वैंगलिन ने फौरन नोटिस किया कि उसका डोमेन अपनी तकमील तक पहुंच गया है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिल रहा है। इस दरियाफ्त ने उसे फौरन हैरान कर दिया। एसेंडेंट का जिंदगी और मौत का इम्तिहान। अगर एक गलती हुई तो ना सिर्फ उसकी सारी कल्टीवेशन जाया हो जाएगी, उसकी ओरिजिन सोल भी टूट जाएगी। अगरचे वो नहीं जानता था कि इसका बाहर वाले एंशिएंट गॉड बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन वो खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। एसेंडेंट एक ऐसा इम्तिहान है जो एक बहुत महफूज जगह पर मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि तमाम बैरूनी अवामिल को हटाया जा सके, ताकि कामयाबी का सबसे बड़ा इम्कान यकीनी बनाया जा सके। ये केव बिलाशुबा एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए बेहतरीन जगह थी। वैंगलिन बहुत तेजी से हिला और एक के बाद एक प्लेटफॉर्म से गुजरा और आखिरकार केव के बाहर पहुंच गया। एक झटके में वो जाने पहचाने केव में दाखिल हो गया। वैंगलिन सीधा उस पवेलियन की तरफ भागा जहां उसे शराब का जग मिला था। पहुंचने के बाद वो तेजी से लोटस पोजीशन में बैठ गया और एक गहरी सांस ली और फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। उसके बैग में ज्यादा सेलेस्टियल जेड्स बाकी नहीं थीं। आखिरकार उसने डिवाइन रेट्रिब्यूशन के खिलाफ बहुत सी सेलेस्टियल जेड्स इस्तेमाल की थीं। वैंगलिन ने बैग ऑफ होल्डिंग को हिलाया और सारी सेलेस्टियल जेड्स फौरन बाहर उड़ गईं। पवेलियन का फर्श सेलेस्टियल जेड्स से ढक गया। एक छोटी सी पहाड़ी बन गई।
बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल जेड्स फैल गईं। फिर वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से कुछ निकाला। ये एक नाखून के साइज का सुर्ख क्रिस्टल था। जिस लम्हे ये क्रिस्टल नमूदार हुआ, आसपास की सेलेस्टियल एनर्जी भी रुक गई। ऐसा लगा जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो, और ये क्रिस्टल हेवेंस माइट का हल्का सा एहसास दे रहा था। एसेंडेंट क्रिस्टल, ये मुझे सीनियर चो यी ने तोहफे में दिया था। अगर मैं आज एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो गया, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी सीनियर का कर्ज नहीं भूलूंगा। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल निगल लिया। ये सब करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के प्रोसेस में डुबो दिया, जैसे ही उसका डोमेन और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वैंगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी कुएं के पानी की तरह पुरसुकून था, बिना किसी लहर के। आसपास की सेलेस्टियल जेड्स इस्तेमाल हो गईं और धूल में बदल गईं। उसने अपने जिस्म में लामहदूद मिकदार में सेलेस्टियल एनर्जी जज्ब की। जब कोई एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उनकी ओरिजिन सोल में एक एसेंडेंट क्रिस्टल बनता है। ये दिल की तरह है, ओरिजिन सोल का दिल। चो यी का एसेंडेंट क्रिस्टल वैंगलिन के लिए दूसरा दिल था। ठीक उसी वक्त जब वैंगलिन एसेंडेंट स्टेज तक पहुंच रहा था, स्काई डीमन सिटी ने अपनी तेजी से बहाली शुरू कर दी। स्काई डीमन सिटी को दोबारा बनाने के लिए पूरे स्काई डीमन कंट्री से बड़ी मिकदार में डीमन सोल्जर्स जमा हुए। नामालूम फासले पर मौजूद कदीम मैदाने जंग के काले टावर में, टावर की चोटी पर मौजूद काले आर्मर के हेलमेट में दो भूतनुमा रोशनियां नमूदार हुईं। यहाँ तक कि कदीम डीमन भी तुम्हें डिवाइन रेट्रिब्यूशन बर्दाश्त करने के लिए नमूदार हुआ। तुम्हें इस तरह जज्ब करना अफसोसनाक है, लेकिन इस मौके को खो देने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। अगरचे एसेंडेंट की ताकत ज्यादा नहीं है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 599। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। डोमेन और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का मिलाप एक जलने का अमल है। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ईंधन है, और उस शोले से रिफाइन किया गया डोमेन एक एसेंडेंट क्रिस्टल में बदल जाता है। जिस लम्हे एसेंडेंट क्रिस्टल बनता है, आप महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं रहे और आपकी रूह आसमानों और जमीन में भटक रही है। ये एहसास इंतहाई नादिर है और इसे एसेंडेंट एनलाइटनमेंट कहा जाता है। आमतौर पर कल्टीवेशन प्लैनेट पर कल्टीवेटर्स सबसे पहले इस समझ के लम्हे को इस्तेमाल करके कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल से अपनी रूह का टुकड़ा वापस खींचते हैं। अगरचे इम्कान सिर्फ 50% है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। वैंग लिन पहले ही अपनी रूह का टुकड़ा वापस हासिल कर चुका था, इसलिए उसे जाहिर है कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इस लम्हे उसके बैग में मौजूद तमाम सेलेस्टियल जेड्स पहले ही उसके गिर्द रखी जा चुकी थीं। धूल में बदलने से पहले जेड से आखिरी थोड़ी सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अभी निचोरी गई थी। यहाँ कोई हवा नहीं थी, इसलिए धूल उड़कर नहीं गई और इसके बजाय जमीन पर जमा हो गई। बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वैंग लिन के जिस्म में उसके मसामों के जरिए दाखिल हुई और तेजी से उसकी मेरिडियंस में हरकत करने लगी। फिर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उसकी ओरिजिन सोल में लाइफ एंड डेथ डोमेन के गिर्द जमा हो गई। वैंग लिन के जिस्म में खुद को रिफाइन करने का अमल जारी था। वैंग लिन के अंदर आग का तूफान मचा हुआ था, क्योंकि उसका जिस्म जमीन हिला देने वाली तब्दीलियों से गुजर रहा था। उसकी ओरिजिन सोल एक विशाल ककून की तरह थी। उसका डोमेन ककून के अंदर की जिंदगी थी और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ककून के बाहर भड़कती हुई आग थी। शोले जितने ताकतवर होते, ककून उतना ही जिंदा होता और अंदर का डोमेन ककून के साथ उतना ही ज्यादा मिल जाता। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी और डोमेन के दरमियान मिलाप का मकसद आखिरकार डोमेन को ओरिजिन सोल के साथ मिलाना था। उस वक्त से डोमेन और ओरिजिन सोल के दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा। ओरिजिन सोल डोमेन थी और डोमेन ओरिजिन सोल था। ककून के बाहर आग और भी ताकतवर होकर जलने लगी। जब भी शोला कमजोर होता, बाहर से और भी ज्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर आती। ये शोले में खुश्क गैस डालने जैसा था, जिससे ये और भी ताकतवर होकर जलता। ये सेलेस्टियल शोला वैंग लिन के जिस्म के अंदर चमकदार अंदाज में जला। शोला ना दिखाई देने वाला था, इसलिए आंख से दिखाई नहीं देता था।
ताहम अगर कोई अपना डिवाइन सेंस इस्तेमाल करता तो वो वैंग लिन को अपने जिस्म से एक हैरानकुन शोला छोड़ते हुए देखता। सुबह दाऊ ढूंढो और रात को मर जाओ एक ऐसी चीज है जो हर एसेंडेंट कल्टीवेटर जानता है, और इसका इस शोले से गहरा ताल्लुक है। अगर कोई इस इम्तिहान से नहीं गुजर सकता तो ये शोला रूहानी से हकीकी बन जाएगा और एक पल में ओरिजिन सोल और जिस्म को जलाकर राख कर देगा। शोले के अंदर ओरिजिन ककून और भी जिंदा हो गया, और ककून के अंदर डोमेन भी बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये पिघलने वाला है और ककून के साथ मिलने वाला है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और सेलेस्टियल शोला बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। जैसे जैसे शोले में ज्यादा से ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी डाली गई, ये और भी रोशन जला। ककून के अंदर डोमेन मुकम्मल तौर पर पिघलकर एक गैर मुनज़्ज़म एनर्जी के ढेर में बदल गया। इस एनर्जी को कदीम ज़माने में ओरिजिन एनर्जी कहा जाता था। कदीम ज़माने में कोई कल्टीवेटर्स नहीं थे। उस वक्त के कल्टीवेटर्स खुद को एनर्जी रिफाइनर्स कहते थे। ताकतवर कुल्लू एनर्जी रिफाइनर्स कदीम कल्टीवेटर्स की आम मिसाल थे। वो खुद को एनर्जी रिफाइनर्स इसलिए कहते थे क्योंकि ओरिजिन एनर्जी में ताकत थी और उनकी कल्टीवेशन ओरिजिन एनर्जी पर मरकूज थी। ओरिजिन एनर्जी की ये लकीर वैंग लिन के डोमेन से बनी थी। ओरिजिन एनर्जी की परवरिश ककून के जरिए हो रही थी और माँ के पेट में मौजूद बच्चे की तरह ओरिजिन एनर्जी मजबूत होती रही। कदीम जमाने में ये ओरिजिन एनर्जी ओरिजिन सोल के अंदर नहीं छोड़ी जाती थी। इसके बजाय इसे निकाला जाता और जिस्म में मौजूद तमाम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह ले लेती। ताहम सेलेस्टियल रेल्म के खला से अचानक नमूदार होने के बाद कल्टिनेटर सेलेस्टियल्स बन गए और अमर होने की कोशिश करने लगे। इसलिए उन्होंने इस ओरिजिन एनर्जी को अपनी लाइफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से घेर लिया, और इसी तरह कुछ कल्टिवेटर्स और सेलेस्टियल्स तब तक नहीं मरते थे जब तक उनके पास ट्रू एनर्जी का एक जर्रा बाकी रहता था। ट्रू एनर्जी का वो जर्रा ये ओरिजिन एनर्जी थी। वैंग लिन के अंदर ना दिखाई देने वाला शोला और भी शदीद हो गया। ओरिजिन सोल ककून के अंदर ओरिजिन एनर्जी जम गई, यहाँ तक कि ये माए जैसी चीज में बदल गई। ये शफ्फाफ थी और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रही थी। ताहम ये शफ्फाफ माए क्रिस्टल नहीं बन सका। अगर ये क्रिस्टल नहीं बन सकता तो ये एसेंडेंट क्रिस्टल नहीं बना सकता। वैंग लिन का शऊर पूरी तरह जागा हुआ था। कई बार कोशिश करने और नाकाम होने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। इस लम्हे उसके जिस्म के गिर्द सेलेस्टियल जेड्स फट गईं और अपनी सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी खारिज कर दी। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी धुएं की तरह हरकत करती हुई तेजी से उसकी नाक के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हुई। जिस लम्हे सेलेस्टियल जेड्स से आखिरी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वैंग लिन के जिस्म में दाखिल हुई, ना दिखाई देने वाला शोला पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर जला। एक पल में ऐसा लगा जैसे वैंग लिन के मुंह और नाक से सेलेस्टियल शोले निकल रहे हो। बड़ी मिकदार में पसीना उसके जिस्म से निकलना शुरू हुआ, लेकिन जिस लम्हे पसीना नमूदार होता वो सफ़ेद गैस में बदलकर उड़ जाता। वैंग लिन के सर के ऊपर सफ़ेद गैस आहिस्ता आहिस्ता घनी होती गई। वैंग लिन के जिस्म में सेलेस्टियल शोला ऐसा जला जैसे पहले कभी नहीं जला था जब वो ओरिजिन सोल ककून की तरफ बढ़ा। ओरिजिन एनर्जी माए आखिरकार इस शोले से रिफाइन होने के बाद क्रिस्टल बनने के आसार दिखाने लगा। जिस लम्हे ये क्रिस्टल बनने वाला था, ये अचानक लर्जा। ये लर्जा मुकम्मल तौर पर खामोश था, लेकिन इसने फौरन ओरिजिन सोल ककून को हरकत में कर दिया। ओरिजिन सोल की हरकत ने फौरन सेलेस्टियल शोले को बदल दिया। रिफाइन करने के बजाय ये फैलने लगा। वैंग लिन के जिस्म में ना दिखाई देने वाला शोला असली शोले में बदलने लगा और वो एसेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश में नाकाम होने वाला था। लेकिन ठीक इसी लम्हे वो एसेंडेंट क्रिस्टल जो जू यी ने उसे तोहफे में दिया था, जिसे उसने पहले निगल लिया था, उसके डंटियान से बाहर निकला और सेलेस्टियल शोले से मिल गया। ना सिर्फ सेलेस्टियल शोला इस पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं हो सका, बल्कि जब वो करीब आया तो शोला धुंधला हो गया, जैसे ये चीज इसे बुझा सकती हो। जू यी का एसेंडेंट क्रिस्टल ओरिजिन सोल ककून के पास पहुंचा और बिना किसी रुकावट के उसमें दाखिल हो गया। ये वैंग लिन के एसेंडेंट क्रिस्टल के पास नमूदार हुआ। दो एसेंडेंट क्रिस्टल्स, एक जिंदगी और मौत की नुमाइंदगी करता था, जबकि दूसरा जुनून की नुमाइंदगी करता था। जू यी के एसेंडेंट क्रिस्टल ने वैंग लिन के एसेंडेंट क्रिस्टल का एक बार चक्कर लगाया, टूटने से पहले। जिस लम्हे वो टूटा, उसके अंदर मौजूद तमाम ओरिजिन क्रिस्टल्स वैंग लिन के एसेंडेंट क्रिस्टल ने जज्ब कर लिए।
वांग लिन का असेंडेंट क्रिस्टल आंखों से देखी जा सकने वाली रफ्तार से बढ़ा। ये शुरू में नाखून के साइज से पागलों की तरह बढ़ा, यहाँ तक कि ये उसकी छोटी उंगली के साइज का हो गया। इस लम्हे ओरिजिन सोल ककून अब नहीं हिला और सेलेस्टियल शोला असली बनना बंद हो गया। अगरचे ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन वो जिंदगी और मौत का लम्हा था। जोई के असेंडेंट क्रिस्टल से ओरिजिन एनर्जी जज्ब करने के बाद वांग लिन के असेंडेंट क्रिस्टल ने शक्ल इख्तियार कर ली। इस लम्हे ओरिजिन सोल ककून तेजी से सिकुड़ गया। अब ये असेंडेंट क्रिस्टल के गिर्द लिपटा हुआ था। एक नया ऑरा आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिन सोल ककून के अंदर बन रहा था। ये अमल काफी देर तक चला। वांग लिन उस केव के अंदर लोटस पोजीशन में बैठा रहा। वो बेहरकत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से वहीं था। बाहर वक्त तेजी से गुजर गया। स्काई डीमन कंट्री में स्काई डीमन सिटी को 10 साल पहले ही दोबारा बना दिया गया था। इसका साइज और वसत वैसी ही थी जैसी पहले थी। शाही महल अभी भी खड़ा था और बड़ा स्क्वायर भी वापस आ गया था। विशाल डीमन ड्रम अभी भी स्क्वायर पर था। 10 साल का वक्त एक पल में गुजर गया। स्काई डीमन सिटी के रिहायशियों ने 10 साल पहले की आफत को टाल दिया, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कुछ ऐसा था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वांग लिन नाम के एक कल्टीवेटर की अफवाह अभी भी स्काई डीमन सिटी में फैल रही थी। कश्ती अब वहां नहीं थी और यहाँ तक कि कश्ती वाले लोग भी चले गए थे। अब कोई सितार बजाने वाला नहीं था। वो नौजवान जिसने कभी वांग लिन के साथ शराब पी थी, इस वक्त शाही महल में एक पवेलियन के ऊपर खड़ा था। उसके पास एक लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर शरारती तासुर था। अगर ज्यू लिगू यहाँ होता और वो लड़की को देखता तो वो लार टपकाता, फिर उस पर झपटता ये चिल्लाते हुए, छोटी हसीना, तुम्हारा बड़ा भाई ज्यू वापस आ गया है। नौजवान ने एक आह भरी और बुड़बुड़ाया, अजीब है, उस छोटे साथी को गायब हुए 10 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि 5 एंसेस्टर्स के मिलकर अपने डिवाइन सेंसेस से चेक करने के बावजूद वो उसका कोई निशान नहीं ढूंढ सकते। ऐसा लगता है जैसे उसने ये डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ दिया हो। स्काई डीमन सिटी का दारुल हुकूमत। शहर के दोबारा बनने के बाद मशरक़ी तरफ एक बहुत शानदार हवेली बनाई गई। इस हवेली पर 6 बड़े हुरूफ वाली एक विशाल तख्ती थी। अर्थ वाइस कमांडर इन चीफ की हवेली। हवेली के अंदर लातादाद मुलाजिम थे और हर जगह जाली पहाड़ थे जो इसे बहुत नफीस बना रहे थे। कमांडर इन चीफ का लिबास पहने एक मजबूत आदमी सहन में जाली पहाड़ों में से एक के पास खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और एक आह भरी। मजबूत आदमी के पीछे 3 आदमी खड़े थे। इन 3 आदमियों ने डीमन जनरल्स का आर्मर पहना हुआ था और वो सब बेहरकत खड़े थे और उनका रवैया बहुत एहतराम वाला था। ब्रदर वांग, तुम कहाँ गए? मजबूत आदमी ने एक लंबी आह भरी। केव के अंदर वांग लिन इन 10 सालों में बिल्कुल नहीं हिला। वो अभी भी वहां ऐसे बैठा था जैसे कोई मुजस्समा हो। उसके जिस्म में ओरिजिन सोल ककून के अंदर रिफाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और ककून से एक हैरान कुन औरा आहिस्ता आहिस्ता फैल गया। नामालूम वक्त के बाद ओरिजिन सोल ककून पर अचानक एक दरार नमूदार हुई। ये दरार बहुत पतली थी और ककून आहिस्ता से फट गया। जल्द ही एक और दरार नमूदार हुई और जल्द ही ककून पर मजीद दरारें नमूदार हुईं और इतनी ज्यादा दरारें पूरे ककून पर नमूदार हुईं, यहाँ तक कि वो आखिरकार टूट गया। जिस लम्हे वो टूटा, अंदर से ग्रे रोशनी की लकीरें निकलीं। फिर एक नई पैदा हुई ओरिजिन सोल आहिस्ता आहिस्ता ककून से बाहर तैरी। ये ओरिजिन सोल अब शफ्फाफ नहीं थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर ठोस थी। इसमें और गोश्त में अलमोस्ट कोई फर्क नहीं था। असेंडेंट क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिन सोल के अंदर घूम रहा था। एक असेंडेंट कल्टीवेटर के लिए उनकी ओरिजिन सोल उनका डोमेन होती है। ये डोमेन की असली हालत है जब वो जिस्म में दाखिल होता है। ओरिजिन सोल के बाहर उड़ने के बाद टूटा हुआ ककून फौरन खास तौर पर ओरिजिन सोल के लिए ग़िज़ा में पिघल गया और ओरिजिन सोल ने इसे जज्ब कर लिया। जब सब जज्ब हो गया तो ओरिजिन सोल लोटस पोजीशन में बैठ गई। जिस लम्हे उसकी ओरिजिन सोल बैठी, वांग लिन का जिस्म लर्जा और 10 सालों में पहली बार उसने अपनी आंखें खोलीं। वांग लिन ने खुद से बुड़बुड़ाया, असेंडेंट। फिर उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गईं। 700 साल की कल्टीवेशन के बाद वो आखिरकार असेंडेंट स्टेज तक पहुंच गया। असेंडेंट कल्टीवेटर्स किसी भी रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्रीज में आला तरीन वजूद होते थे। यहाँ तक कि रैंक 7 कल्टीवेशन कंट्रीज में भी असेंडेंट कल्टीवेटर्स को ताकतवर समझा जाता था। वांग लिन 10 साल तक असेंडेंट एनलाइटनमेंट में रहा और उसे दूसरे फायदे भी हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।